कन्फ्यूजन रहता है और वो कन्फ्यूज हो जाते हैं जब भी इनको कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं या फिर जब भी किसी के मुंह से सुनते हैं, क्योंकि उनको इनका बेस ही क्लियर नहीं है कि आखिर हम इनको कैसे कैसे और कहाँ पर यूज करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में आप सबके लिए एक क्वेश्चन होगा और उसे देखना, आप फटाफट सॉल्व कर दोगे पूरी वीडियो को देखने के बाद। तो इसमें हम इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यूजेस बता देता हूं कि आपको इन्हें कहां कहां पर यूज करना है, जो है आपका डू, डज, डूइंग और डिड। देखिए, इनको आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला है मेन वर्ब के रूप में, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब वो होती है जो कि आपके वाक्य में, आपके सेंटेंस में कार्य होता है, और हेल्पिंग वर्ब वो होती है जिसके द्वारा हमें उस वाक्य के समय का पता चलता है कि वो वाक्य कब हुआ। अब देखिए, मैं आपको एक बार इनके चार्ट को दिखा देता हूं कि ये क्या क्या होते हैं। तो इसमें आप डू, डिड और डन, डज और डूइंग, इस तरह से इनका यूज करोगे। और यहाँ पर जो आपका डन है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी भी यूज नहीं होगा। और दूसरा है डूइंग। तो डन और डूइंग ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं होंगे, हमेशा मेन वर्ब के रूप में यूज होंगे। और बाकी जो भी बच गए हैं, डू, डिड और डज, ये आपके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में यूज होंगे। तो चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। तो देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है, इसने किया यह है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में कोई काम खराब हो जाता है और घर वाले पूछते हैं यह किसने किया, तो आप बोलते हो यह इसने किया, यानी कि इसने किया है, ऐसा आप बोलते हो ना, इसको इसने किया। तो ही डिड इट। अब यहाँ पर जो डिड है, ये आपका मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। लेकिन इसने यह नहीं किया, ये यहाँ पर जो है डिड, ही डिड नॉट डू इट, यह आपका एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट है वह यह करता है, यानी कि वह जो आदमी है, कोई बच्चा है, कोई लड़का है, वह यह करता है, यानी कि इस कार्य को करता है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही डज इट, वह यह करता है। तो यहाँ पर देखिए डज, डज आपका यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और तुम यह नहीं करते हो, तो ये है यू डू नॉट डू इट। यहाँ पर जो ये डू है, यहाँ पर ये एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा वाला सेंटेंस, इसने यह नहीं किया, ही डिड नॉट डू इट। यहाँ पर देखिए डिड भी है और डू भी है। इसी तरह से तुम यह नहीं करते हो, यहाँ पर देखिए यू डू नॉट डू इट, यहाँ पर डू भी है और लास्ट में भी डू है। तो आखिर ये कैसे यूज होंगे? तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले हम डू और डज को देखेंगे कि इनका यूज हम कैसे करते हैं। तो देखिए, इनका जो यूज है वो दो तरह से होता है। एक तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो भी होगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। जो भी आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे वो हमेशा डू और डज से बनेंगे, प्रेजेंट टेंस वाले, जो कि इंडेफिनिट में होंगे। और जो सिंपल प्रेजेंट होगा उसके भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डू और डज के द्वारा बनेंगे। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि डू और डज का यूज हमें जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है, हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए ही करना है। इसके अलावा हम इनका एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। वो रेयर केसेस होते हैं, जैसे कि वह करता तो है, वह जाता तो है, बस यहाँ पर करते हैं, वरना और कहीं पर भी यूज नहीं होगा। इनका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर डू डज आएगा, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद नॉट, ये हमेशा आएगा इनके साथ, यदि नेगेटिव है। और इंटरोगेटिव होगा तो डू डज सब्जेक्ट से पहले लग जाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए, सिंपल क्या होता है? जिसमें वर्ब नहीं होती। देखिए, टेंस में वर्ब होगी और सिंपल में वर्ब नहीं होगी। इनमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू और डज का यूज करना है, फिर नॉट लगाना है, फिर हैव लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर फिक्स है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ लास्ट में ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है। इसका मतलब है कोई कुछ नहीं करता है, मतलब डेली बेसिस पर कोई किसी काम को नहीं करता है, कोई सब्जेक्ट किसी काम को नहीं करता है। जैसे कि वह नहीं जाता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। नेक्स्ट है आप नहीं देखते या फिर आप नहीं देखते हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी
यू डू नॉट वॉच, आप नहीं देखते हैं, यू डू नॉट वॉच। नेक्स्ट है क्या वे नहीं जाते, यहाँ पर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये इंटरोगेटिव में गिना जाएगा और ऊपर आपके नेगेटिव में। तो डू दे नॉट गो, क्या वे नहीं जाते। तो इस तरह से आपको इसे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करना है जिन कार्यों को हम कभी कभार नहीं करते या फिर डेली बेसिस पर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हम इसका यूज सिंपल प्रेजेंट में देखेंगे, इसमें भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनेंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है, देखिए एग्जांपल। इसका मतलब है किसी के पास कोई चीज नहीं है, प्रेजेंट में किसी के पास कोई चीज नहीं है। जैसे कि मेरे पास कार नहीं है तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई डू नॉट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कार्य नहीं है, सिर्फ हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन में यदि नेगेटिव बनाना है तो आपको बोलना है आई डू नॉट हैव ए कार, मेरे पास कुछ चीज नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव ए कार। क्या आपके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पर आप उससे पूछ रहे हैं तो आप बोलोगे डू यू नॉट हैव मनी, क्या आपके पास पैसे नहीं है। उसके बाद है उसके पास पैसे नहीं है, यहाँ पर हम बता रहे हैं और ऊपर वाले में हम पूछ रहे हैं तो बोलोगे ही डज नॉट हैव मनी, इस तरह से। तो आपको कंफ्यूजन रहता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी इनको कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं या फिर जब भी किसी के मुंह से सुनते हैं, क्योंकि उनको इनका बेस ही क्लियर नहीं है कि आखिर हम इनको कैसे कैसे और कहाँ पर यूज करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में आप सबके लिए एक क्वेश्चन होगा और उसे देखना, आप फटाफट सॉल्व कर दोगे पूरी वीडियो को देखने के बाद। तो इसमें हम इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यूजेस बता देता हूं कि आपको इन्हें कहां कहां पर यूज करना है, जो है आपका डू, डज, डूइंग और डिड। देखिए इनको आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला है मेन वर्ब के रूप में, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब वो होती है जो कि आपके वाक्य में, आपके सेंटेंस में कार्य होता है, और हेल्पिंग वर्ब वो होती है जिसके द्वारा हमें उस वाक्य के समय का पता चलता है कि वो वाक्य कब हुआ। अब देखिए मैं आपको एक बार इनके चार्ट को दिखा देता हूं कि ये क्या क्या होते हैं। तो इसमें आप डू, डिड और डन, डज और डूइंग, इस तरह से इनका यूज करोगे। और यहाँ पर जो आपका डन है ये आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी भी यूज नहीं होगा। और दूसरा है डूइंग, तो डन और डूइंग ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं होंगे, हमेशा मेन वर्ब के रूप में यूज होंगे। और बाकी जो भी बच गए हैं डू, डिड और डज, ये आपके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में यूज होंगे। तो चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, इसने किया यह है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में कोई काम खराब हो जाता है और घर वाले पूछते हैं यह किसने किया, तो आप बोलते हो यह इसने किया, यानी कि इसने किया है, ऐसा आप बोलते हो ना, इसको इसने किया। तो ही डिड इट। अब यहाँ पर जो डिड है ये आपका मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, लेकिन इसने यह नहीं किया, ये यहाँ पर जो है डिड, ही डिड नॉट डू इट, यह आपका एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट है वह यह करता है, यानी कि वह जो आदमी है, कोई बच्चा है, कोई लड़का है, वह यह करता है यानी कि इस कार्य को करता है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही डज इट, वह यह करता है। तो यहाँ पर देखिए डज, डज आपका यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और तुम यह नहीं करते हो, तो ये है यू डू नॉट डू इट। यहाँ पर जो ये डू है, यहाँ पर ये एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा वाला सेंटेंस, इसने यह नहीं किया, ही डिड नॉट डू इट, यहाँ पर देखिए डिड भी है और डू भी है। इसी तरह से तुम यह नहीं करते हो, यहाँ पर देखिए यू डू नॉट डू इट, यहाँ पर डू भी है और लास्ट में भी डू है। तो आखिर ये कैसे यूज होंगे, तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले हम डू और डज को देखेंगे कि इनका यूज हम कैसे करते हैं। तो देखिए इनका जो यूज है वो दो तरह से होता है। एक तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो भी होगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। जो भी आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे वो हमेशा डू और डज से बनेंगे, प्रेजेंट टेंस वाले, जो कि इंडेफिनिट में होंगे। और जो सिंपल प्रेजेंट होगा उसके भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डू और डज के द्वारा बनेंगे। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि डू और डज का यूज हमें जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है, हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए ही करना है। इसके अलावा हम इनका
एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। वो रेयर केसेस होते हैं, जैसे कि वह करता तो है, वह जाता तो है, बस यहाँ पर करते हैं, वरना और कहीं पर भी यूज नहीं होगा। इनका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर डू डज आएगा जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद नॉट, ये हमेशा आएगा इनके साथ, यदि नेगेटिव है और इंटरोगेटिव होगा तो डू डज सब्जेक्ट से पहले लग जाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए, सिंपल क्या होता है, जिसमें वर्ब नहीं होती। देखिए टेंस में वर्ब होगी और सिंपल में वर्ब नहीं होगी। इनमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू और डज का यूज करना है, फिर नॉट लगाना है, फिर हैव लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर फिक्स है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ लास्ट में ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है। इसका मतलब है कोई कुछ नहीं करता है, मतलब डेली बेसिस पर कोई किसी काम को नहीं करता है, कोई सब्जेक्ट किसी काम को नहीं करता है। जैसे कि वह नहीं जाता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। नेक्स्ट है आप नहीं देखते या फिर आप नहीं देखते हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू डू नॉट वॉच, आप नहीं देखते हैं, यू डू नॉट वॉच। नेक्स्ट है क्या वे नहीं जाते, यहाँ पर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये इंटरोगेटिव में गिना जाएगा और ऊपर ले आपके नेगेटिव में। तो डू दे नॉट गो, क्या वे नहीं जाते। तो इस तरह से आपको इसे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करना है, जिन कार्यों को हम कभी कभार नहीं करते या फिर डेली बेसिस पर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हम इसका यूज सिंपल प्रेजेंट में देखेंगे, इसमें भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनेंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है, देखिए एग्जांपल। इसका मतलब है किसी के पास कोई चीज नहीं है, प्रेजेंट में किसी के पास कोई चीज नहीं है। जैसे कि मेरे पास कार नहीं है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई डू नॉट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कार्य नहीं है, सिर्फ हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन में यदि नेगेटिव बनाना है तो आपको बोलना है आई डू नॉट हैव ए कार, मेरे पास कुछ चीज नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव ए कार। क्या आपके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पर आप उससे पूछ रहे हैं, तो आप बोलोगे डू यू नॉट हैव मनी, क्या आपके पास पैसे नहीं है। उसके बाद है उसके पास पैसे नहीं है, यहाँ पर हम बता रहे हैं और ऊपर वाले में हम पूछ रहे हैं, तो बोलोगे ही डज नॉट हैव मनी, इस तरह से। तो आपको डू डज क्लियर हुआ। इसी तरह से देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसे